वो मेरा पहला प्यार था, शायद आखिरी भी, जिसे मैंने खुद से ज़्यादा चाहा था। दी ये कहते हुए प्रिया का स्वर बुझ गया। निभा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, प्यार से उसकी थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, पगली, तू इतनी खूबसूरत है, कामयाब है। पहले की बात अलग थी, अब तू समाज में अपना एक मुकाम बना चुकी है। तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तू हाँ तो कर, मैं दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी तेरे आगे ला कर खड़ा कर दूंगी। नहीं दी, 32 कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभय के दिए धोखे के बाद अब हिम्मत नहीं होती कि किसी और पर भरोसा कर सकूँ। सॉरी दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक नमी उभर आई थी। निभा ने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। जीवन बहुत लंबा है प्रिया, अकेले काटना आसान नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि जो बुरा एक बार हुआ वो ज़िंदगी दोबारा दोहराए। मैं दी मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो गई है। वो सुबह उठी। देखना प्रिया, एक बार तुम्हें फिर से प्यार होगा। प्रिया खामोश होकर निभा को देखती रही। निभा उठ खड़ी हुई और अच्छा, मैं चलती हूँ, तेरे जीजाजी आने वाले होंगे। प्रिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। अंदर लौटकर उसने घर लॉक किया तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा गया। काम वाली आज आई नहीं थी। उसने अपने लिए 2 रोटी बनाई, रात की सब्जी फ्रिज में रखी थी, उसे गर्म करके प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। एक निवाला तोड़कर गले में डाला तो ऐसा लगा कि गले में अटक गया हो। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखती रही, फिर धीरे से सीने पर हाथ मलते हुए सोचने लगी, माँ, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? देखो तुम्हारी बेटी कितनी अकेली हो गई है। वाकई इंसान कितना अकेला हो जाता है जब उसके रिश्ते दूर निकल जाते हैं। निभा उसकी बड़ी दीदी है, उससे 5 साल बड़ी है। वो दोनों बहनें हैं। पिता की मृत्यु जब प्रिया 7 साल की थी तब हो गई थी और माँ की मौत 8 साल पहले हुई थी। माँ अपनी अफसर बेटी के सुख को ज़्यादा नहीं जी पाई। माँ ने घर के खर्च को बहुत मुश्किल से चलाया था। निभा दी बेहद बहुत खूबसूरत और बहुत शालीन स्वभाव की थी, तो उनका रिश्ता अच्छे घर में हो गया था। वो भी खूबसूरत थी, जॉब की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी ज़िंदगी में अभय आया, जिसकी मीठी बातें उसके दिल में जगह बना गईं। अभय का हर कदम पर उसका साथ देना, उसकी परवाह करना उसे अलग ही दुनिया की सैर कराने लगा। ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ़ थी, पर मोहब्बत में बहकर बेवकूफ़ बनने लगी थी। अभय का इंटेंशंस उसे तब समझ आया जब वो अकेले उसके साथ घूमने गई। अभय ने जिस तरीके से उसे छुआ था, वो समझ गई थी कि उसके इरादे क्या है। बहाना बनाकर उसने किसी तरह खुद को बचा लिया था। एक दिन जब उसने फिर से उसके करीब आने की कोशिश की थी, तो उसने उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि शादी से पहले मेरी जैसी लड़की से कोई भी उम्मीद मत करना। वो झुँझला उठा था और तेज़ी से वहाँ से निकल गया था। फिर एक दिन वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने उसे किसी को फ़ोन पर कहते हुए सुन लिया था कि बड़ी मुश्किल से चिड़िया को जाल में फंसा है, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। उस जैसी लड़कियों को तो मैं चुटकियों में खरीद सकता हूँ। वो उसके पीछे कब आकर खड़ी हुई, उसे पता नहीं चला। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे देखकर दंग रह गया। उसने बात बदलने की कोशिश की, पर तब तक ख़त्म हो चुकी थी। फिर प्रिया ने अपनी माँ को साथ लेकर ये शहर छोड़ दिया। मोहब्बत शब्द से उसका विश्वास उठ चुका था। अब जद्दोजहद थी तो कुछ करने की, ज़िंदगी में कुछ बनने की। पूरी मेहनत लगन से वो एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया था। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर लिया जिसकी उसे चाह थी। कई साल गुजर चुके थे। वापसी हुई थी उसके अपने शहर पर अब वो बिल्कुल अकेली थी। पर यहाँ दीदी का घर था। दी चाहती थी कि वो उसके साथ आकर रहे,
पर वो अलग रहना चाहती थी, इस शहर को दोबारा से महसूस करना चाहती थी। इसलिए उसने अलग रहने का फ़ैसला किया। अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए वो अभी तक अपने विचारों के समंदर में डूबी हुई थी कि अचानक से उसका फ़ोन बज उठा। हेलो प्रिया, कल संडे है, तुम कल लंच मेरे साथ कर रही हो? उसकी बेस्ट फ्रेंड कविता का फ़ोन था। बुझे हुए स्वर में उसने हाँ कह दी। संडे सुबह हल्की बारिश थी। उसने नहा धोकर भगवान के आगे दीपक जलाया, फिर नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स लिया। अलसाई हुई सोचने लगी कि अभी तो कविता के यहाँ जाना है। अलमारी खोली, उसमें से अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर का सूट निकाला, टाई एंड डाई वाइट कलर का मोतियों का लेस कड़ा दुपट्टा ओढ़े कर वाइट कलर की बिंदी लगाकर खुद को शीशे में देखकर अपने हल्के सुनहरे बालों को खुला छोड़ दिया, मानो वो अपनी खूबसूरती से बेपरवाह थी। उसने अपनी गाड़ी निकाली और चल दी। वहाँ पहुँचने के लिए 1.5 घंटे का रास्ता तय करना था। ये खूबसूरत टेढ़े मेढ़े रास्ते हमेशा उसकी पसंद थे। रास्ते में एक जगह उसने अपनी गाड़ी रोक दी। खूबसूरत पिंक कलर की जंगली गुलाब की झाड़ी देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। ताज़ी ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। तभी एक गुरु गंभीर आवाज़ ने उसका ध्यान भंग कर दिया था। ए मैडम, बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे भी इतना सकरा रास्ता है, लगता है कि आप किसी की जान लेकर मानेंगी। कौन था वो? आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा कर पीछे पलटी। उसने नज़रें उठाकर इधर उधर नहीं देखा, सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी टोकने वाला शख्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके आगे खड़ा हो गया। उसके कदम रुक गए। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। रोकने वाले बंदे की पर्सनैलिटी भी गजब थी। लगभग 6 हाइट, वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, दाएं हाथ पर टैटू काफ़ी बड़ा सा, जो उसकी टी शर्ट की छोटी बाजू से आधा बाहर दिख रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला। उसे ध्यान से देखकर उसने आंखें नीचे कर ली। वो मैं उसके मुंह से निकला। नहीं, मैं ये चेक कर रहा था कि आप गूंगी तो नहीं हैं। ऐसा कहकर वो ज़ोर से हंस दिया। प्रिया हंसी नहीं, उसने चुपचाप गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो चल दी थी। मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया तो 12:15 बज चुके थे। आगे जाने पर साइड मिरर में देखा तो वो शख्स भी अपनी गाड़ी में उसके पीछे आ रहा था। अजीब इंसान है, उसने मन ही मन सोचा। फालतू की बेतकल्लुफ़ी दिखा रहा था। कविता के घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। कविता के हस्बैंड का अपना बिजनेस था, काफ़ी अच्छी रिच फैमिली थी। कविता ने उसका बहुत वार्म वेलकम किया। बहुत खुश थी उसके आने से, और क्यों ना होती। 10 सालों बाद मुलाकात हो रही थी दोनों की। आज लंच में मेरे हस्बैंड की मौसी भी आ रही हैं, अपनी फैमिली के साथ। कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं, यहीं पड़ोस में जो कोठी है उन्हीं की है। बाधवा ग्रुप्स का नाम सुना है तुमने? बाधवा इंडस्ट्री के मालिक हैं। आप कहें तो भाभी मैं छोड़ देता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। गाड़ी कल हमारा ड्राइवर ले आएगा। वैसे भी मुझे कल मॉर्निंग में वहाँ काम है। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप लोग परेशान ना हो। अरे प्रिया, पहुँचते हुए रात हो जाएगी। ये रास्ता बीच में सुनसान हो जाता है। कविता के आगे प्रिया की एक नहीं चली। उसने शेखर को उसके साथ भेज दिया। वो गाड़ी में अगली सीट पर नहीं बैठी, पीछे बैठ गई। सोचने लगी, अब तो वो कविता के यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि कविता को अपने यहाँ बुलाएगी। ये चिपकू इंसान वहाँ रहता है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। आगे जाकर शेखर ने गाड़ी रोक दी। वो चौंक गई, फिर ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर उसकी साइड का डोर खोल दिया। महारानी एलिजाबेथ, क्या आप बाहर आएंगी? वो सकपका गई, गाड़ी से तुरंत बाहर निकल खड़ी हो गई। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पिछली सीट पर बैठेंगी, आगे बैठिए, नहीं तो मैं ड्राइव नहीं करूँगा। वो ठंडे स्वर से बोली। आप पीछे बैठिए, मैं ड्राइव करूँगी। पर अगले ही पल संभल गई। सोचने लगी, ये तो मर्सिडीज है। क्या सोच रही है? आप ड्राइव करेंगी
और आगे जाकर मुझे और मेरी गाड़ी को खाई में गिरा देंगी। मेरी जान मेरे लिए बहुत कीमती है मैडम, आपके इरादे बहुत ख़तरनाक हैं। वो ज़ोर से हंस दिया। शाम गहरा रही थी, बहस करके वक्त जाया करना ठीक नहीं था। वो चुपचाप आगे बैठ गई। शेखर के परफ्यूम की महक उस तक पहुंच रही थी। इतने में शेखर ने म्यूजिक ऑन कर दिया। वो शाम भी अजीब थी, ये शाम भी। दोस्तों, कहानी का बाकी का भाग पार्ट 2 वीडियो में सुनें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।